हिनाई हाथों के सेहर से बचने के लिए वो घर से बाहर निकलता और घूमता फिरता। अर्जुमंद, जमील सईदा के घर पहुंच जाता। सईदा एली की खालाजाद बहन थी। हसन दीन की बीवी होने के बावजूद वो हसन दीन से किस कदर मुख्तलिफ थी। हसन दीन महकमा डाक में मुलाजिम थे और अक्सर अलीपुर से बाहर रहा करते थे, लेकिन अगर अलीपुर में होते तो भी ऐसे महसूस होता जैसे वो बाहर हों। उनकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में चंदा फर्क न था। अव्वल तो वो बात करने के कायल ही न थे, और करने की कोशिश भी करते तो वो मुकम्मल न हो सकती बल्कि अधूरी रह जाती। घर में दाखिल होते ही वो एक नजर सईदा की तरफ डालते और फिर मुस्कुरा देते। यही उनकी सबसे बड़ी बात होती जिसे सिर्फ सईदा समझती थी। इस मुस्कुराहट में उनका एहसास कमतरी, अधूरी कोशिश और सईदा से कल्बी ताल्लुक सभी कुछ वाज़ेह हो जाता, और फिर वो अपनी हाजिरी के बावजूद गोया मकान से नापैद हो जाते, और सईदा इस मुस्कुराहट से अखज़ शुदा एहसास बरतरी में फूले न समाती। सईदा के मकान में हर वक्त भीड़ लगी रहती थी। उसे भीड़ रखने से बेहद दिलचस्पी थी। वो अपनी खिड़की से आते जाते को आवाज देती, रफीक कहाँ जा रहा है तू? फरहद तू आज आई नहीं इधर? जुबैदा लो तुम कहाँ जा रही हो? बाजी नहीं लगेगी क्या? आओ ना एली, आज तो पार्टी का बंदोबस्त होना चाहिए। सईदा, जुबैदा और आसिफा तीनों सगी बहनें थीं। जुबैदा रहम अली से ब्याही जा चुकी थी और आसिफा मौलाना अब्दुल्ला से। वैसे तो तीनों बहनें मिजाज की रंगीन वाक़े हुई थीं, मगर सईदा में बहुत ज्यादा मजलिसी उनसर था। उसका घर भी मोहल्ले के मरकजी मकाम पर था। वो इधर उधर से लोगों को बुलाकर अपने घर में इकट्ठा कर लिया करती और फिर वहां ताश की बाजी शुरू हो जाती। चोर सिपाही या भाभी देवर का खेल चलता। चोर से बाकायदा एक इकन्नी बतौर जुर्माना वसूल की जाती और फिर ये इकन्नियां इकट्ठी करके कुछ मंगाया जाता या पकाया जाता और बिलाखिर सब लोग मिलकर खाते पीते। इस शगल के दौरान सईदा का घर कहकहों से गूंजता। एक दूसरे से मजाक किए जाते, फिक्रे कसे जाते। वैसे सईदा के घर में तो रोज ही हंगामा रहता था, लेकिन कभी कभार वो खुसूसी तौर पर मौलूद शरीफ का एहतमाम किया करती थी। फर्श पर सफेद चादरें बिछाई जाती, गुलाब छिड़का जाता, खाने को इलायचियां और पान मुहैया किए जाते। शाम को औरतें इकट्ठी होकर नातें पढ़ती और मर्द किसी जगह बैठकर सुनते या करीब ही किसी मकाम पर छुप कर देखते। गाने के अलावा सईदा को नाचने का भी बेहद शौक था। अक्सर वो चंद एक करीबी बहनों और भाइयों को बुलाकर गाने की महफिल जमा लेती और फिर सर पर टोपी पहनकर ढोलक के साथ नाचती और अपने हिनाई हाथों को अजीब से अंदाज में लहराती। एली महसूस करता जैसे वो कोई जादूगरनी हो और हिनाई हाथ कोई जीता जागता तलिस्म हो। उस वक्त उसकी निगाह में गिरदोपेश धुंधलाने लगते और वो चुपके से वहां से उठकर अपने घर दादी अम्मा के पास नींद लेने के लिए आ जाता। दादी अम्मा उसे थपक कर सुलाती, कुछ भी तो नहीं एली, कुछ भी नहीं, अब सो जा। लेकिन दादी अम्मा की तसल्लियों के बावजूद या शायद उन तसल्लियों की वजह से वो महसूस करता कि कुछ है, न जाने कहां, लेकिन कुछ न कुछ है जरूर जो उसे परेशान कर रहा है। उसके दिल के निचले पर्दों में लहरें ले रहा है, तूफान बर्पा कर रहा है। लेकिन दादी उसे थपके जाती, सो जा, कुछ भी तो नहीं है, सो जा। और बिलाखिर वो सो जाता और फिर न जाने क्या होता। उसके सामने हिनाई नाग लपकते और एक भारी भरकम जिस्म नाचता नाचता उसकी तरफ बढ़ता और फिर दरहम से उसकी छाती पर आ गिरता और उसका दम रुक जाता और वो चीख मारकर जाग उठता। दादी अम्मा उठ बैठती, क्या है तुझे एली, डर गया है क्या? जाने सारा दिन कहां कहां खेलता है, किस किस मकाम पर बैठता है तू? तुझे जो कहा है मैंने, किसी सख्त मकाम पर ना जाया कर, रात को तो डरना ही हुआ इस वजह से, अब सो जा। दादी अम्मा को क्या मालूम था कि वो उम्र के कैसे सख्त मकाम पर आ पहुंचा है। सुबह सवेरे एली फिर बाहर निकल जाता और मोहल्ले की जिंदगी की गहमा गहमी में खो जाता। बूढ़ी औरतें उसकी तरफ अपने झल्लीदार पंजे बढ़ाती, एली हे जीता रहे बेटे, खुदा उम्र दराज करे, तेरी माँ का कलेजा ठंडा रहे, मैं कहती हूँ। वो राजदाराना तौर पर एली पर झुक जाती, अल्लाह रखे जायदाद का वारिस तू ही है, तू ही घर का मालिक है, और ये जो आती जाती हैं कलमोहियां, ये सब चुड़ैले हैं, सब दफान हो जाएंगी, इंशाअल्लाह तू ही घर का मालिक बनेगा। खेलने जा रहा है तो जा बच्चे, 2 घड़ी खेलना अच्छा ही होता है। औरतों से बचकर वो मोहल्ले के किसी बूढ़े के हत्थे चढ़ जाता, मियाँ अली कहाँ हैं वो तेरे अब्बा आजकल? नया बया करने की तो नहीं सोच रहा? वो दिमाग फिरा है, लेकिन एक खूबी जरूर है उसमें, मोहल्ले में कभी ऐसी बात नहीं की। खैर, अपने अमाल का हर कोई खुद जिम्मेदार होता है, लेकिन याद रख अपने अब्बा के नक्शे कदम पर ना चलना, समझे? तू अच्छा लड़का है, लेकिन अब मोहल्ले के लड़कों के साथ मिलकर तू भी बिगड़ता जा रहा है। अच्छा जा खेल जा। अर्जुमंद एली को देखकर रेशमी रूमाल लहराता।
अरे यार बस तुम तो सोए ही रहते हो, अभी अभी कैप और कब स्कूल जा रही थी। क्या बताऊं आज क्या ठाठ थे, गजब हो गया, सुर्ख कमीज जैसे खून से रंगी हो। दफातन पांव की आहट सुनकर वो चौंकता। आहा, वो बात काट कर कहता, अरे वो देखो तो मियां पहलवान भी आ गए, वो देखो कुएं के पास, वो देखा सलाम का जवाब दिया जा रहा है। क्या समझे, ये माथे से मक्खी नहीं उड़ाई जा रही। इस वक्त मक्खी कहां, क्यों एली, है ना? और जरा हिकोरा डिकोरा तो देखो, जब तक उस क्लॉक पर माउस नहीं चढ़ेगा ये टन टन ही करती रहेगी। और फिर वो नन्हे चूजे की तरह सर जोड़कर कप कैप की बातें करने में देर तक मसरूफ रहते। अर्जुमंद से मिलने के बाद वो रफीक और जलील के यहां चला जाता। रफीक तो ज्यादा वक्त सौदा खरीदने में मसरूफ रहता था। उसका मामूल था कि सुबह सवेरे उठकर चची, फूफा और खाला के घर जाकर पूछता, खाला जी कोई चीज मंगवानी हो तो बता दीजिए। चची, बाजार से कुछ मंगवाना है क्या? फूफा जी, मैं बाजार जा रहा हूं। देर तक वो बाजार जाने का ढंडोरा पीटता रहता, साथ ही उसकी आंखों से गुलाबी फुआर उड़ती रहती और निगाहें चोरी चोरी गिरदोपेश का जायजा लेती रहती। फिर वो सौदे इकट्ठे करके अपना रेशमी रुमाल जेब में डाल और गजलों की कॉपी थाम कर बाजार चला जाता। जब सौदा सुल्फ से फारिग हो जाता तो वो जलील की तरफ जा पहुंचता और फिर वो तंग गली की लड़की अपने घर की दहलीज और गली में झाड़ू देती और चिल्ला चिल्ला कर बातें करती और रफीक की आंखों में बूंदाबांदी होती और जलील वहशत भरी नजरों से उसकी तरफ देख देख कर मुस्कुराता और लड़की मुस्कुराए जाती और एली महसूस करता जैसे वो कोई दिलचस्प साजिश कर रहे हों। फिर यूसुफ आ निकलता। यूसुफ के आने पर नक्शा ही बदल जाता, क्योंकि यूसुफ लड़कियों के वजूद से बेनियाज था। वो इन मुस्काते हुए, झांकते हुए, लजाते हुए चिट्टे सफेद चेहरों की तरफ आंख उठाकर भी ना देखता था। उसके आते ही तमस्खुराना हरकत का तूफान उमड़ आता। जलील और रफीक उसे बनाते और वो जानबूझकर बनता, जैसे किसी कार्टून में जान पड़ गई हो। एली महसूस करता जैसे यूसुफ को बनाने से जलील का मकसद सिर्फ उस लड़की को महसूस करना होता था जो न जाने क्यों गली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक झाड़ू देने पर तुली रहती थी। दोपहर के वक्त जलील और एली महल्ले में लौट आते। उस वक्त महल्ले की बूढ़ी औरतें चौगान में बैठकर कोई ना कोई काम किया करती थी। कोई अजारबंद बुनती, कोई तागे के गोले बनाती। चौगान से गुजरते हुए रफीक की गर्दन झुक जाती, उसकी आंखों की बूंदाबांदी खत्म हो जाती, उसके होंठों का गीत खत्म हो जाता और उसके चेहरे पास जा बैठता। सफदर की गर्दन तो हमेशा अकड़ी रहती थी, उसकी आंखों में हर वक्त अजीब सी सुर्खी फैली रहती, उसके बाजू अजीब अंदाज से लटकते रहते और होंठों पर तबस्सुम गीत का समा तारी रहता। वो मुस्तरबाना तौर पर इधर उधर टहलता, इधर उधर देखता और फिर थिएटर के गीत का कोई बोल अनजाने में उसके मुंह से निकल जाता, हाफिज खुदा तुम्हारा। उस वक्त ऐसा महसूस होता जैसे वो किसी से रुखसत हो रहा हो। उस पर एली की निगाहों तले एक पारसी हसीना आखड़ी होती और उसका दिल धक धक करने लगता। एली का जी चाहता था कि वो सफदर से पूछे कि वो पारसी लड़की क्या हुई और वो गीत क्या पारसी लड़की गाया करती थी, और सफदर की आंखें सुर्ख क्यों रहा करती थीं और उसके बाजू लहराया क्यों करते थे। मगर एली को सफदर से बात करने की जुर्रत न हुआ करती, क्योंकि सफदर महल्ले के बड़े लड़कों में से था और छोटे लड़के बड़े लड़कों से ऐसी बातें नहीं किया करते थे। अगरचे सफदर के अंदाज में वो मुअज़्ज़ज़ न था जो आमतौर पर बड़े लड़कों में पाया जाता था, बल्कि इसके बरअक्स सफदर में बेबाकी थी, खुलूस था। फिर भी एली को ये बातें पूछने की जुर्रत न होती थी। सफदर की इसी बेबाकी की वजह से महल्ले वालियां उसे बहुत बुरा समझती थी और दादी अम्मा तो सफदर का नाम सुनते ही गुस्से से चिल्लाने लगती थी, बदमाश कहीं का शराबी, दफा कर उसे, नाम न ले उसका, मरदूद कहीं का। और सफदर भी दादी अम्मा के नाम से चढ़ता था। मरदूद बुढ़िया खिड़की में गिद्ध की तरह बैठी रहती है, मरती भी नहीं। और मंछल पोटाश का पटाखा बनाते वक्त उसकी आंखों में यूं मुसर्रत लहराती जैसे बुढ़िया को वो इस पटाखे तले तड़पते हुए देख रहा हो, और दीवार पर पटाखा यूं मारता कि एली महसूस करता जैसे दीवार की बजाय बुढ़िया के सीने पर फेंक रहा हो। आसफी महल्ले की जिंदगी महल्ले की तंगो तारीख गलियों, कोठड़ियों और नानकचंदी ईंटों की रेंगती हुई ऊंची दीवारों से घिरे हुए अहाते में मखसूस अंदाज से धड़कती थी। महल्ले की बूढ़ियां सुबह सवेरे ही बेदार हो जाती और खिड़कियों में चौकियों पर गिद्धों की तरह आ बैठती। जवान लड़कियां कोठड़ियों की घुटी घुटी फजा में तारीक दालानों में बर्तन मांजने, आटा गूंदने और सर का पल्लू संभालने में शिद्दत से मसरूफ रहती। उस तारीक और घुटी घुटी फजा की वजह से उनके रंग जर्द थे, चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई थी और अंदाज से बेहिसी टपकती थी। अगर कभी कभार उनके चेहरे पर जवानी की चमक लहराती भी
तो वो कोने की तरफ मुंह मोड़कर अपना आप संभाल लेती और फिर आटा गूंदने में या बर्तन मांजने में मसरूफ हो जाती। आसफी महल्ले में सिर्फ चंद एक मखसूस किस्म की आवाजें गूंजा करती थी। महल्ले की बूढ़ियों की आवाजें, उनके चरखों की घुमर घुमर, तारीक दालानों में बर्तनों की खनक, चौगान में बच्चों का दबा दबा शोर, महल्ले की मस्जिद से तकबीरें, मर्दों की खंगारें और दबे पांव चलने की आवाजें, बंद होते हुए नानक चंदी दरवाजों की चराओं ठग, चमगादड़ों की चीखें जो शाम को चौगान पर मंडलाया करती, और फिर ज़ईफों के खर्राटे। इन जुमला आवाजों में सिर्फ एक आवाज ऐसी थी जो महल्ले की नफसियत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो बाला का ग्रामोफोन था, जो कभी कभार बाला के आसेबज़दा कमरे में गाने की कोशिश किया करता था, अगरचे इस माहौल में उसकी आवाज घुट कर रह जाया करती थी। जब पहली मर्तबा बाला के ग्रामोफोन पर जानकी बाई इलाहाबादी के गीत की आवाज महल्ले में सुनाई दी तो महल्ले की गिद्धें झपट कर खिड़कियों में आ गईं। मैं पूछती हूँ ये कौन चला रहा है, न जाने कहां से आवाज आ रही है ये तो औरत है कोई। लो चाची, वो तो बाला ने लगाया है कोई रिकॉर्ड है महल्ले में बाजा बजाना। तौबा है माँ, आज तक तो ये बात सुनने में नहीं आई थी। मैं कहती हूँ इस लड़के का दिमाग चल गया है। लड़के का क्यों बहन, कसूर तो दाढ़ी वाले का है जिसने इसे बाजा खरीद के दिया। उस रोज महल्ले की गिद्धें देर तक सर उठाकर पर फड़फड़ाती रहीं, लेकिन बाला से कुछ कहना मुमकिन भी होता। बड़ी से बड़ी झाड़ झपट सुनकर बाला हंस देने का आदी था। चाची सुना तुमने, ये ताऊ वाला बाजा है। अच्छा है ना, पूरे 200 में लिया है और ये रिकॉर्ड जानकी बाई इलाहाबादी का है। बड़ा अच्छा गाती है माँ जी। सुनो तो अभी अपना नाम बोलेगी, मैं हूं जानकी बाई इलाहाबाद वाली। हाँ, बाला की बात पर बूढ़ियों के होंठों पर हंसी आ जाती। ए छोड़ो चाची, इस लड़के पर तो आसेब का साया है, सारी रात जिन्नों की महफिल लगी रहती है इसके तख्त पर। हाँ माँ, इसके बस की बात भी हो, उंगलियां तो सूंघो इसकी, पुलाव की खुशबू आती है। हाँ, बाला की जगह अगर और ग्रामोफोन खरीदता तो शायद उसे बजाने की कभी इजाजत न मिलती, लेकिन बाला को कौन रोकता। आसेबज़दा बाला को महल्ले में खुसूसी दर्जा हासिल था।